प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल कुमार लहरी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपका स्वयं पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 2, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज और संस्कृति का परिचय, अंतर्गत लेक्चर 5 पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है आधुनिक भारत में जाति व वर्ग में परिवर्तन और चुनौतियां। तो आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर समाजशास्त्रीय विमर्श की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज इस व्याख्यान अंतर्गत जिन बिंदुओं को शामिल करेंगे वो इस प्रकार हैं। प्रस्तावना। हम इस व्याख्यान के अंतर्गत देखें तो भारतीय समाज की संरचना में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से एक निर्णायक संस्था के रूप में विद्यमान रही है, जो जन्म आधारित पदानुक्रमित हेरारिकल और पवित्रता और अशुद्धता पर आधारित एक व्यवस्था थी, जिसने व्यक्ति की सामाजिक पहचान, अवसर और संबंधों को निर्धारित किया। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में हम देखें तो जाति व्यवस्था का इतिहास काफी प्राचीन है। वर्ण व्यवस्था की यात्रा में हम इसे पाते हैं, जो जनसंख्या के एक बड़े भाग को एक हायरार्किकल, एक पदानुक्रम की श्रेणी में बांटती है, जिसमें कई तरह के प्रतिबंध भी हमें दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही साथ भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अस्पृश्यता के नाम पर लंबे समय तक जनसंख्या के एक बड़े भाग को हाशिए पर रखी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पक्षों को हम देखते हैं। लुईस डुमांट, कई व्याख्यान में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु इसका पक्ष है, इस नाते मैं पुनः रख रहा हूं। होमो हायरार्किस में कहा, और वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ग्रेडेड इक्वलिटी अर्थात श्रेणीबद्ध असमानता का तंत्र बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, ड्यूमा इसे एक हायरार्की में बांटता है, तो एक असमान श्रेणीबद्ध के आधार पर समाज के बांटने की बात अंबेडकर करते हैं। और यदि इसके व्यवहारिक पक्ष को हम देखें तो ये दोनों तत्व हमें अस्पष्ट जाति व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टिगोचर होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यद्यपि आधुनिक भारत में संविधान, लोकतंत्र, औद्योगिकरण, नगरीकरण और शिक्षा जैसे तत्वों ने जाति व्यवस्था को गहराई से चुनौती दी है। प्रिय विद्यार्थियों, जाति व्यवस्था की यात्रा में हम देखें तो कई ऐसे पक्ष इस पर प्रभाव डालते हैं। हम संस्कृतिकरण की अवधारणा को देखते हैं, आधुनिकीकरण की अवधारणा को देखते हैं, पश्चिमीकरण को देखते हैं और शहरीकरण जैसी प्रक्रियाओं को देखते हैं। वास्तव में इन प्रक्रियाओं ने जाति व्यवस्था की बाउंड्री को कमजोर किया है और जाति व्यवस्था से संबंधित भेद की वैचारिकी को तोड़ने का भी प्रयास किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था अपनी यात्रा में कहीं न कहीं परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। इसके साथ ही आधुनिक अर्थव्यवस्था और बाजार ने वर्ग की अवधारणा को मजबूत किया। चूंकि इस व्याख्यान में हम वर्ग और जाति दोनों को देख रहे हैं, इस प्रकार भारत का
भारत आज एक ऐसे समाज के रूप में खड़ा है जहां जाति और वर्ग दोनों अंतःक्रिया कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था और बाजार ने वर्ग की अवधारणा को बड़े स्तर पर मजबूत किया है। हमें जातियों के अंतर्गत वर्ग देखने को मिल रहे हैं। यह तो एक सिक्के का एक पक्ष है। यदि हम सिक्के के दूसरे पक्ष की बात करें तो आज भारतीय सामाजिक व्यवस्था अंतर्गत जाति और वर्ग कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और एक नई सामाजिक संरचनाएं गढ़ रहे हैं। इस पक्ष को आंद्रे बेतेई ने दिया था। तो यहां मैं उन सिद्धांतगत पक्षों को भी जोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं। आगे मैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। उससे पहले यहां मैं लुईस ड्यूमोंट की इस किताब को सामने रखना चाहता हूं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर देखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ता हूं, अन्य पक्षों पर हम लोग विमर्श की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पारंपरिक भारत में जाति व्यवस्था का स्वरूप, यहां हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। एक तो स्वरूप, उसमें परिवर्तन, वहीं वर्ग संरचना का स्वरूप और उसमें परिवर्तन। साथ ही साथ इन दोनों के समक्ष आज इस उत्तर आधुनिकता के पायदान पर क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको हम लोग शामिल करने की कोशिश आगे के समस्त पक्षों में करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब क्रमवार इसको देखते हैं। यदि भारत में पारंपरिक जाति व्यवस्था की पहचान को हम देखें, उसके स्वरूप को हम देखें, तो पहला स्वरूप हमको दिखता है जन्म आधारित पहचान। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति जन्म से तय होती है। यह एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। वेबर ने कॉन्सेप्ट 1922 में दिया था। अर्थात भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति एक बंद अवधारणा है जिसकी सदस्यता जन्म से आधारित होती है और यह एक प्रदत्त परिस्थिति के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है और आज भी इसी रूप में हम इसे देख रहे हैं। हां, इससे जुड़े जो तत्व हैं उनमें कुछ परिवर्तन जरूर आया है, इसको भी हम नकार नहीं सकते, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था है। आगे हम देखें तो शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा, लुईस ड्यूमा कहता है कि भारतीय जाति व्यवस्था की नींव धार्मिक अवधारणाओं पर थी। उच्च जातियां शुद्ध और नीची जातियां अशुद्ध मानी जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के आईने में आप झांक कर देखें तो आपको शुद्धता और अशुद्धता की वैचारिकी बखूबी दृष्टिगोचर होगी। पवित्रता और अपवित्रता के नाम पर एक लंबी खाई रही। जनसंख्या का एक बड़ा भाग उच्च परिस्थिति के कारण जातीय सोपान क्रम में लगभग उसका समस्त पक्षों पर आधिपत्य रहा, लेकिन वहीं जनसंख्या का एक बड़ा भाग जिसे अपवित्र मानकर, अशुद्ध मानकर, अस्पृश्य मानकर हाशिए पर रखा गया, केंद्र से बाहर रखा गया। यह कहीं ना कहीं इस तरह के स्वरूप हमको जाति व्यवस्था अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ स्वरूपों को हम लोग और देखते हैं। व्यवसायिक विभाजन, घुरिये कहता है कि साहब जाति में व्यवसायों को से निर्धारित कर दिया, जाति ने व्यवसायों को निर्धारित कर दिया। यदि वर्ण व्यवस्था के इतिहास की यात्रा को देखें, उसके बाद जब हम जाति व्यवस्था की यात्रा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में जो कार्य निर्धारित रहे, कई सौ वर्षों तक वह कार्य हमें जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अर्थात कार्यों के आधार पर कई खांचे खींचे गए। आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है। लेकिन आज संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इस तरह की वैचारिकी को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता पर प्रतिबंध। पारंपरिक समाज में ऊपर
उठने के अवसर सीमित थे, वहीं विवाह संबंधों पर नियंत्रण। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक गतिशीलता कहीं न कहीं जाति व्यवस्था अंतर्गत एकदम सीमित थी, न के बराबर थी, और वहीं विवाह की वैचारिकी अपने ही जाति में सीमित थी, अर्थात हम दूसरी जातियों में विवाह नहीं कर सकते। इतिहास के कालखंडों में इस तरह की वैचारिकी को आप यदि इतिहास के पन्नों को कुरे दें तो आपको बखूबी देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में एक प्राचीन अवधारणा के रूप में रही, जो जन्म आधारित रही, गतिशीलता की वैचारिकी कम रही, साथ ही साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी नियंत्रण रहा, वहीं खान पान अन्य पक्षों के आधार पर भी कहीं न कहीं इसे पूरी तरह से बांध कर रखा गया। यहां हमने एक चित्र रखने की कोशिश किया है इंडोगमी को, अपनी ही जातियों में विवाह को। आइए आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। इसमें निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाकर सुधारती हैं, वहीं पश्चिमीकरण ने शिक्षा, विज्ञान और लोकतांत्रिक मूल्यों ने जातिगत अवरोधों को चुनौती दी। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसमें वह कहता है कि जब एक निचली जाति की व्यक्तियां उच्च जातियों के जीवन शैली को अपनाती हैं तो और उस पायदान में अपनी मांग करती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। आप देखें तो निचले पायदान की जातियां, अस्पृश्य जातियां इस यात्रा में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के दौर से गुजर रही हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव स्वरूप उनकी शिक्षा, उनके व्यवसायगत स्थिति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसी का परिणाम है कि आज विविध क्षेत्रों में जातीय सोपान क्रम के अंतर्गत निचली जातियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अगले पॉइंट को हम देखें तो नगरीकरण और औद्योगिकरण। शहरों में जाति की पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर हुई है, और औद्योगिकरण कार्यक्षेत्र में दक्षता और शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आज भी सामाजिक जीवन का मूल ढांचा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव स्वरूप देखें तो जातियों में, जाति व्यवस्था में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। आज शहरों में जाति व्यवस्था कमजोर पड़ी है। आज शहरों में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संगठनों में, साथ ही साथ लगभग सभी क्षेत्रों में। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जाति आधारित श्रेणीबद्धता सैद्धांतिक रूप में तो नहीं, परंतु व्यवहारिक रूप में देखने और सुनने को मिलती है। अगले पॉइंट को हम देखें तो राजनीतिक सशक्तिकरण। ज़ेफरोल्ट का एक वर्क है इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, अर्थात लोकतंत्र और आरक्षण ने जातियों को राजनीति में सक्रिय किया। क्रिस्टोफ जोफ्रेलॉट का यह काम है। पिछड़ी और दलित जातियां अब सत्ता संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्वरूप राजनीतिक सशक्तिकरण है। आज लोकतंत्र और आरक्षण के द्वारा जातियां सशक्त हुई हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी सशक्त हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं।
हां, ये जरूर है कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक शांति क्रांति के रूप में धीरे 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 करके आज राजनीतिक हस्तक्षेप दलितों और पिछड़ों का बड़े स्तर पर बढ़ा है। आज भारत के शीर्ष पद पर भी हम जातीय सोपान क्रम में निचले पायदान के लोगों को देख रहे हैं। यही परिवर्तन है साहब जाति व्यवस्था अंतर्गत। इसके अलावा विविध ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां हम इनकी उपस्थिति देख रहे हैं। आगे हम देखें तो खान पान संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता आज बड़े स्तर पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत खान पान में भी बदलाव आए हैं। आप देखें तो शहरों में, होटलों में आज जाति के आधार पर कोई भोजन नहीं देता है कि साहब आप अमुक जाति के हैं तो यहां बैठेंगे और आप अमुक जाति के हैं तो यहां बैठेंगे। आपको यह भोजन दिया जाएगा, आपको यह भोजन दिया जाएगा, आपको पहले भोजन दिया जाएगा और आपको बाद में भोजन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आज। तो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी बदलाव है ये जाति व्यवस्था में, खान पान में परिवर्तन जो आया है। और वहीं लोग आमंत्रित कर रहे हैं जब अपने विविध कार्यक्रमों में, चाहे ऊंची जातियों के लोग हों वो अन्य जातियों को आमंत्रित कर रहे हों, चाहे निचले पायदान की जातियों के हों वो ऊंचे पद के लोग ऊंची जातियों को आमंत्रित कर रहे हों, तो वहां भी इस तरह के प्रतिबंध अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अब तो सब लोग साहब एक साथ प्लेट ले रहे हैं और खा रहे हैं। प्लेट लिया खाया, जो इच्छा हुई प्लेट लिया खाया। सोचें कि जहां परछाइयों से लोग दूर भागते रहे, वो यात्रा, वो परिवर्तन कितनी तेजी से आगे बढ़ा और वो बाउंड्री इस तरह के भेद की टूटती दिखाई दे रही है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, कुछ पक्षों को और देखते हैं। वहीं शिक्षा और रोजगार, आरक्षण नीति ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के अवसर खोले हैं। उच्च शिक्षा में नौकरियों में जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। फिर भी निजी क्षेत्रों में भेदभाव की समस्याएं विद्यमान है। देशपांडे साहब का एक काम है। प्रिय विद्यार्थियों, आरक्षण की व्यवस्था ने दलितों और पिछड़ों के रोजगार संबंधी व्यवस्थाएं बड़े स्तर पर सुनिश्चित की हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के विविध क्षेत्र में इनकी उपस्थिति आज दर्ज हो रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इनकी उपस्थिति न हो। चाहे हम चिकित्सा का क्षेत्र ले लें, सुरक्षा का क्षेत्र देख लें और राजनीति का क्षेत्र देख लें, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें। इन सभी क्षेत्रों में आरक्षण के द्वारा दलितों और पिछड़ों की स्थिति सुनिश्चित हुई है, मजबूत हुई है। वहीं आज एक परिवर्तन और हमें दिखता है। आज जाति व्यवस्था का जो महत्व रहा कि साहब आप अमुक जाति में जन्म लेंगे, अमुक जाति में जन्म लेंगे तो यही काम करेंगे, इस जाति में जन्म लेंगे तो आप यही काम करेंगे, इस तरह के भेद की वैचारिकी पूरी तरह से टूटी है। आज जाति में जन्म लेने का महत्व कम हुआ है कि साहब हम निचली जाति में जन्म लेंगे तो हम यह कार्य नहीं कर सकते अथवा यह कार्य नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की जो वैचारिकी थी जन्म के महत्व में, यानी जाति व्यवस्था का मूल आधार यद्यपि जन्म रहा, लेकिन आधुनिक भारत में जाति के आधार पर श्रेष्ठता की वैचारिकी बड़े स्तर पर कमजोर हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जन्म आधारित महत्व कम हुए हैं। ये वास्तव में एक क्रांतिकारी बदलाव है। 70 से 75 वर्षों की यात्रा में इन बदलावों की यात्रा तेजी से आगे बढ़ी है और आज कंधे से कंधा मिलाकर
जातीय सोपान क्रम के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम भारत की वर्गगत संरचना को देखते हैं। भारत में वर्ग संरचना, भारत में किस तरह की वर्ग संरचना है और इतिहास के कालखंडों में किस तरह से यह वर्ग संरचना पाई जाती रही, इस विषय पर हम बात करते हैं। और हम देखें तो डेनियल थार्नर ने मालिक, किसान, मजदूर के रूप में 3 वर्गों का उल्लेख किया है। मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में भारत में भी जाति सोपान क्रम के साथ साथ हमें वर्ग सोपान क्रम भी देखने को मिलते हैं। भारत भी वर्ग सोपान क्रम से अछूता नहीं रहा है। यहां तक कि आज वर्गों में भी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कई वर्ग हम देख रहे हैं। तो डेनियल थार्नर, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने बहुतायत समाज वैज्ञानिकों के पक्षों को रखने की कोशिश किया है, जिससे हम इस व्याख्यान की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकें और साथ ही साथ आपकी अकादमिक यात्रा और मजबूती के साथ आगे बढ़े। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो पाठ्यक्रम में डिग्री लेने का क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में इस व्याख्यान के माध्यम से आप अपनी अकादमिक समृद्धि मजबूत कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आइए हम पुनः मिलकर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। डेनियल थार्नर को आप याद रखिएगा। अक्सर ये पूछा जाता है, ये नाम, कि डेनियल थार्नर ने 3 कौन से वर्गों का उल्लेख किया, बहुतायत पूछा जाता है। वहीं दूसरा जो पक्ष है, कोटोवस्की ने बुर्जुआ, पूंजीपति, भूस्वामी, संपन्न किसान, भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदूर के रूप में विविध वर्गों का उल्लेख किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आप देखें तो भारत में हमें ये ढेर सारे वर्ग देखने को मिलते हैं, जो अपनी यात्रा में अद्यतन गतिमान हैं। हां, इतना जरूर है कि उसके स्वरूप बनते बिगड़ते जरूर रहे हैं, परिवर्तन की यात्रा में जरूर रहे हैं। तीसरे पक्ष को हम देखते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी ने भी 3 तरह के वर्गों का उल्लेख किया। वहीं भारत में यदि हम वर्तमान भारत में वर्ग संरचना की बात करें, वर्तमान समय में आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर हम बात करें, तो हम जिन वर्गों को पाते हैं उसमें है बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, नौकरशाही वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक भारत में ये ढेर सारे हम वर्गों को देख रहे हैं, जो वास्तव में गतिशीलता को दर्शा रहे हैं, जो एक स्थिर गतिशीलता रही, आज बड़े स्तर पर आगे बढ़ी है। और उसी का परिणाम इन वर्गों के रूप में हम देख सकते हैं। आभार सहित कुछ हमने इसमें फोटो भी रखने की कोशिश किया है। जिस सोर्सेस से हमने उसको लिया है, मैं उनको भी इस व्याख्यान के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से इस व्याख्यान को हम लोग और मजबूत और क्रिएटिव बना पाए। तो उनका भी हृदय से आभार। आगे बढ़ते हैं और वर्ग संरचना में परिवर्तन को देखते हैं। वर्ग संरचना में परिवर्तन।
जाति से वर्ग की ओर संक्रमण, किस तरह से वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ है। तो शिक्षा और रोजगार के अवसरों ने जातियों को वर्गीय स्थिति में बांटना शुरू किया है। आज एक दलित मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जाति से वर्ग की ओर तेजी से संक्रमण बढ़ा है। अर्थात बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पिछले व्याख्यानों में भी किया कि आज जातियों के भी बीच हमें वर्ग देखने को मिल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को जिलियट ने दिया है। और आगे हम देखें तो वर्गीय विभाजन, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास ने भारत में औद्योगिक विभाजन को गहरा किया। मार्क्स ने वर्ग को उत्पादन के संबंधों पर आधारित बताया। भारत में पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग स्पष्ट रूप से दिखते हैं। वर्गीय विभाजन, प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं इस पक्ष के विश्लेषण के आधार पर कहना चाहता हूं कि मार्क्स बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की बात करता है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो यहां पर आपको कई ऐसे वर्ग मिलेंगे जो उसका प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। आगे बढ़ते हैं और अन्य परिवर्तन को देखते हैं। नया मध्यम वर्ग, शिक्षा, आरक्षण और सरकारी नीतियों के चलते दलित और पिछड़े वर्गों में एक नया मध्यम वर्ग विकसित हुआ है। यह वर्ग सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज रोजगार, शिक्षा और सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप हमें जातियों के अंतर, दलितों के बीच भी कई ऐसे वर्ग देखने को मिल रहे हैं जो बड़े स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप रख रहे हैं आज वर्तमान दौर में। अगले पॉइंट को हम देखें परिवर्तन के, तो उदारीकरण और वर्ग असमानता। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद आर्थिक अवसर बढ़े, लेकिन अमीरी और गरीबी की खाई और चौड़ी होती गई। इससे वर्गीय असमानताएं स्पष्ट हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है कि 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद आर्थिक अवसर बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी की एक लंबी खाई आई और उस लंबी खाई ने पूरी तरह से वर्गों को हमें स्पष्ट किया। हमें साफ वर्ग दिखने लगे, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम अमीर, उच्च अमीर, मध्यम अमीर, और आज हम उसको इस तरह से बांट भी रहे हैं। कई राज्यों में तो उसके आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। दलित, महादलित, बिहार में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं हम देखें तो इस तरह के विकास तो हुए, लेकिन उसमें हमें वर्गों की यात्रा भी दिखती है। आगे बढ़ते हैं। जाति और वर्ग का अंतः संबंध आंद्रे बेतेई का कॉन्सेप्ट है, और यहां मैं पुनः उदारीकरण वर्ग असमानता में पटनायक को भी नाम लेना चाहता हूं कि उनको भी हमने आधार बनाया है। तो हमने यहां नए वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश किया है समाज विज्ञान में, जो नए काम हुए हैं। तो आंद्रे बेताई कहते हैं कि साहब, भारत में जाति और वर्ग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उच्च जातियां अब भी उच्च वर्गीय स्थिति में हैं, जबकि दलित और आदिवासी वर्ग गरीबी से अधिक प्रभावित हैं। एएनएसएस का डाटा है 2020 का कि आज भी जातीय सोपान क्रम में उच्च जातियां अपनी मजबूत परिस्थिति को, हम आर्थिक परिस्थिति के ही आधार पर देखें तो एक मजबूत परिस्थिति को सुनिश्चित कर रही हैं, जबकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। कुछ संभावनाओं में, कुछ संसाधनों में जीवन को आगे बढ़ा रहा है। सरकारी हस्तक्षेप से जीवन को आगे बढ़ा रहा है। एक बड़ा तबका
गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए हम चुनौतियों को देखते हैं। जाति और वर्ग के बीच बड़े स्तर पर चुनौतियां भी उभर कर सामने आई हैं, जैसे सामाजिक असमानता। संविधान में समानता का प्रावधान होने के बावजूद भी जातीय भेदभाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं आर्थिक विषमता। आंकड़े बताते हैं कि दलित और आदिवासी परिवार गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं। फिर विद्यार्थियों, यानी आज संविधान में समानता होने के बावजूद भी भेदभाव की हमें ढेर सारी घटनाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने और सुनने को मिलती हैं। साथ ही साथ इतने संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी आर्थिक स्तर पर एक लंबी खाई है, जो जाति और वर्ग के लिए बड़े स्तर पर चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। जाति का राजनीतिकरण। राजनीति का जातीकरण। लोकतंत्र ने पिछली जातियों को सशक्त किया, परंतु चुनाव व्यवस्था ने जातीय समीकरण आधारित हो गए। आज जाति आधारित राजनीति बड़े स्तर पर देखी जा रही है। वहीं आधुनिकीकरण की सीमाएं। शहरों और आधुनिक संसाधनों में जाति की पकड़ कम हुई है, लेकिन जाति हिंसा और भेदभाव की घटनाएं दर्शाती हैं कि जाति की जड़ें अभी भी जमाए हुए हैं। साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में, प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है कि एक हस्तक्षेप के बाद जाति दंश कम हुए हैं, लेकिन शोषण और अत्याचार की वैचारिकी कम नहीं हुई। लेकिन वहीं निजी क्षेत्रों में आज भी दलितों और पिछड़ों की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाई है। यह भी एक बड़ी चुनौती है। आगे हम देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में असमान पहुंच। हाशिए के लोकजन तक आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आज भी हाशिए के लोकजन के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। आप ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखें कि एम्बुलेंस नहीं मिली, साइकिल पर मरीज को बांध के ले जाना पड़ा। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यह पहुंच अभी भी उनसे दूर है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, जिनकी इतनी फीस है कि वहां भी इनकी उपस्थिति पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पाई है अर्थ के अभाव में। आगे बढ़ते हैं। जाति पहचान और वर्गीय पहचान का संघर्ष। आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी जाति और वर्गीय पहचान का संघर्ष बना हुआ है। इसको हम नकार नहीं सकते। और आइए हम बढ़ते हैं इस व्याख्यान के अगले पड़ाव पर। निष्कर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस व्याख्यान के निष्कर्षगत हम बात करें तो आधुनिक भारत जाति और वर्ग दोनों के द्वंद्व और मिश्रण का समाज है। जाति का स्वरूप बदला है, लेकिन इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। वर्ग आधारित विभाजन आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ गहरे हुए हैं। जाति और वर्ग मिलकर भारतीय समाज की असमानताओं को आकार दे रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जाति और वर्गीय असमानताओं को घटाकर संविधान के आदर्श समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को वास्तविकता में बदला जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जाति और वर्ग आज एक द्वंद्व की यात्रा के साथ गतिमान है। आज भी दलितों और पिछड़ों की पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई है। आज भी हमें शोषण और अत्याचार की वैचारिकी देखने को मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर समता, स्वतंत्रता, प्रेम, बंधुत्व जैसी वैचारिकी को आत्मसात करने पर बल दें और इस तरह की वैचारिकी के पुष्पित और पल्लवित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तभी शायद इस व्याख्यान की सार्थकता सिद्ध होगी। हमने इसमें कुछ संदर्भ रखा है जो
इसको आधार बना करके हमने इसको तैयार किया है और अंत में हमने कुछ अतिरिक्त ग्रंथों को भी रखा है जो इस व्याख्यान के लिए ही नहीं बल्कि आपके अकादमिक दक्षता हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आपने इस व्याख्यान को सुना, इस विमर्श के साथ साझा हुए और अपनी अकादमिक समृद्धि को बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।